नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रानू शर्मा है और मैं NIA नंबर 1 इंस्टीट्यूट की हिंदी की फैकल्टी हूँ। हम पढ़ रहे हैं हिंदी। इससे पहले हमने पढ़ा है वर्णमाला। अब आज हम पढ़ेंगे संधि। आज हम क्या पढ़ेंगे? संधि। संधि इस शब्द से आप भली भांति परिचित होंगे। बहुत सारे न्यूज़ में आपने सुना होगा कि इस देश ने उस देश से संधि कर ली है, ये सब। तो संधि का मतलब क्या होता है? संधि को हम इंग्लिश में कहते हैं जॉइनिंग। क्या कहते हैं? जॉइनिंग। ठीक है। संधि को हम साधारण भाषा में कह सकते हैं, सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। संधि को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ऐसे दो से जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, संधि का मतलब क्या होगा? जोड़ना। क्या होगा? जोड़ना। संधि का मतलब क्या होगा? जोड़ना। जोड़ना। दो अलग अलग शब्दों को या दो अलग अलग वर्णों को जोड़कर हम क्या बनाएंगे? एक नया शब्द बनाएंगे। तो उसे क्या कहेंगे? हम संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? हम संधि कहेंगे। क्लियर? तो हम अभी तक ये समझ चुके हैं संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं संधि विच्छेद। क्या देखते हैं? संधि विच्छेद। संधि के नियमों के अनुसार बने गए शब्द को वापस उसी मूल रूप में ले आना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। यानी कि संधि के नियमों के अनुसार बने शब्दों को मूल रूप में लाने की प्रक्रिया। मूल रूप में लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संधि विच्छेद। ठीक है। क्या कहते हैं? संधि विच्छेद। ठीक है। ये तो हो गई परिभाषा संधि और संधि विच्छेद की। अब हम बात करेंगे फिर से संधि की। हमने परिभाषा सीखी कि दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे? संधि। लेकिन ये वर्ण मिलते कैसे हैं? अब ये हम देखेंगे। तो ये वर्ण कैसे मिलते हैं? किसी, या फिर बोल सकते हैं प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण प्लस द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। ठीक है। कौन कौन से दो वर्ण कौन कौन से होंगे? वो कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। दोनों जो दो वर्ण होंगे उन वर्णों के मिलने से जो उत्पन्न विकार होगा वो क्या होगा? संधि कहलाएगी। किस प्रकार? देखिए आप, देव प्लस आलय। देखिए ये जो व है ना, ये जो व है हम इस तरीके से देखेंगे कि ये जो व है, व में अ का उच्चारण होता है। ठीक है। व में अ का उच्चारण होता है और ये आ है।
ठीक है। तो ये वर्ण हुआ, ये अंतिम वर्ण हुआ प्रथम शब्द का, और ये प्रथम शब्द हुआ द्वितीय वर्ण का। तो इन दोनों वर्णों के मिलने से क्या हुआ, ये देवालय। क्या हुआ, ये देवालय। तो एक शब्द बना। इन दो वर्णों के उत्पन्न होने से व प्लस आ वा, क्या हो गया ये, व प्लस आ वा। तो दो वर्णों के मिलने से नया विकार उत्पन्न हुआ, तो इसे क्या कहा जाएगा, संधि कहा जाएगा। ठीक है। इसके एक हाथ उदाहरण देखते हैं हम। जैसे देखिए, इसको हम ऐसे बताएंगे कि जगत धन नाथ। ठीक है। तो इसमें प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हुआ, त, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या हुआ, न। तो त और न, जब इन दोनों वर्णों की संधि होगी तो शब्द क्या बनेगा, जगन्नाथ। ठीक है। यानी कि नया विकार उत्पन्न हुआ तो ये क्या हुई, संधि हुई। ठीक है। हम इसको एक प्रकार और देखेंगे। ये और देखिए कि मन प्लस रोग। ठीक है। तो ये हुआ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, ये हुआ द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। तो दोनों मिलकर क्या हुआ, मनोरोग। क्या हुआ, मनोरोग, है ना। तो नया विकार क्या उत्पन्न हुआ, नया विकार क्या उत्पन्न हुआ, नो। क्या उत्पन्न हुआ, मनोरोग, है ना। तो न और रो मिलके क्या बन गया, नो, है ना। ठीक है, क्लियर। तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द के अंतिम वर्ण, या दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न हुआ वो क्या कहलाया, संधि कहलाई। ठीक है। इसी प्रकार अभी हमने संधि विच्छेद की परिभाषा भी पढ़ ली। अब उसको देख लेते हैं एक बार और। संधि विच्छेद। तो संधि के नियमानुसार बने शब्दों को मूल रूप में लाने की प्रक्रिया, मूल रूप में लाने की प्रक्रिया क्या होगी, संधि विच्छेद। अब ये किस प्रकार होगी देखते हैं हम। मान लीजिए कोई शब्द है, यहाँ होगा विद्यालय। कोई शब्द क्या है, विद्यालय, है ना। तो ये क्या है, संधि शब्द है। कौन सा शब्द है, संधि शब्द। और अब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे। तो संधि विच्छेद किस प्रकार होगा, देखिए संधि विच्छेद। इसका संधि विच्छेद किस प्रकार होगा, विद्यालय मतलब विद्या धन आलय। ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमने संधि जब की थी तो इन दो अलग अलग शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाया था, किंतु जब संधि विच्छेद किया तो हमने इस शब्द को वापस तोड़कर उसके मूल रूप में ले आया। उससे क्या कहेंगे हम, संधि विच्छेद। इसका एक और देख लीजिए, वागीश। देखिए ये क्या है, वागीश। वागीश एक संधि शब्द है, किंतु जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, हम इसको मूल रूप में लाएंगे तो इसको क्या कहेंगे, वाक धन ईश, वागीश। ठीक है। एक ये देखिए मनोरथ। मनोरथ क्या है, एक संधि शब्द है, और इसी का हम अगर संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनेगा, मनः धन रथ। क्या बनेगा, मनः धन रथ। यानी हमने संधि के नियमों से बने शब्द को उसके मूल रूप में जो लाए हैं, तो मूल रूप में लाने की प्रक्रिया को क्या कहा गया, संधि विच्छेद कहा गया। ठीक है।
संधि और संधि विच्छेद क्लियर। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ वहाँ संधि कहलाया, और जो शब्द हमने संधि के द्वारा बनाया, संधि के नियमों को पालन करते हुए बनाया, उसी को उस शब्द के मूल रूप में लाने की प्रक्रिया को हम संधि विच्छेद कहेंगे। अब देखिए तीसरा, पहला हो गया संधि, दूसरा हो गया संधि विच्छेद, अब तीसरा देखिए संधि के भेद। संधि के भेद, ठीक है, संधि के भेद देखेंगे। अब संधि के भेद, संधि को देखो संधि को पहले वर्ण के आधार पर, किसके आधार पर? पहले वर्ण के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। संधि के भेदों को उनके वर्णों के प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण, ये बात ध्यान रखिएगा, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण के आधार पर 3 भेदों में बांटा गया है। और वो भेद कौन से हैं देखते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा क्या है? विसर्ग संधि। तो संधि के भेदों को कितने प्रकार में बांटा गया है? 3 प्रकार से। और किसके आधार पर? संधि के पहले वर्ण के आधार पर, या ठीक है, संधि को पहले वर्ण। अब ये पहला वर्ण कौन सा है? पहले शब्द का पहला वर्ण है, ठीक है। संधि को पहले शब्द, यहाँ लिख सकते हैं हम, पहले शब्द के पहले वर्ण के आधार पर, पहले शब्द के पहले वर्ण के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब देखिए स्वर संधि, क्या देखेंगे हम? स्वर संधि, ठीक है। स्वर संधि जब पहले, यहाँ देखिए पहले अपन देख लेते हैं कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण, शब्द का अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण, ठीक है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण, ठीक है। जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो और दूसरे शब्द का प्रथम शब्द भी स्वर हो, कैसे? यहाँ पे देखिए आप, देव आंध्र, है ना, देवालय। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये जो शब्द है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, हमारी परिभाषा भी यही है संधि के भेद की, कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। तो किसके आधार पर बांटा गया है? इस वाले शब्द के आधार पर। यहाँ जो भी शब्द होगा उस शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा उस वर्ण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। तो स्वर संधि में देखिए कि ये स्वर कैसे होगी, किंतु व को जब हम उच्चारित करते हैं तो यह ऐसे आता है, व प्लस अ, तो अ क्या हुआ? स्वर हुआ, इसलिए यह क्या हुई? एक स्वर संधि हुई, है ना। उसके बाद हमारा दूसरा आता है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि के अंतर्गत देखिए आप, व्यंजन संधि के अंतर्गत
वाक, धन, ईश, वाग्यश। अब देखिए इसमें जो है पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? एक व्यंजन है। क्या है? क एक क्या है? व्यंजन है। तो ये संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि। ये संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि। क्लियर? अब इसी प्रकार हमारा तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि। कौन सा है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। विसर्ग संधि को हम लिख सकते हैं मन स्थिति। मन स्थिति। अब देखिए जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये कौन सी होगी? विसर्ग संधि। तो जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है उसके साथ क्या लगा होगा? विसर्ग लगा होगा। और विसर्ग किसे कहते हैं? इन दो बिंदुओं को कहते हैं ना। तो ये जो है दो बिंदुओं का जो है विसर्ग लगा होता है, इसलिए संधि को क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। क्लियर? तो जो स्वर संधि होगी उसके पहले शब्द का अंतिम वर्ण एक स्वर होगा। जो व्यंजन संधि होगी उसके प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण एक व्यंजन होगा। और जो विसर्ग संधि होगी उसके प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण में विसर्ग लगा होगा। ठीक है? क्लियर? ये थे हमारे संधि के भेद। उसके बाद आता है, अभी तक हमने संधि के भेदों को पढ़ा। संधि के भेद होते हैं 3, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। किसके बारे में? स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि के बारे में। ठीक है? स्वर संधि। स्वर संधि वह संधि होती है जिसमें दो वर्णों के जो दो वर्ण होते हैं वे दोनों ही स्वर होते हैं। में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम शब्द दोनों ही क्या होंगे? स्वर होंगे। वे स्वर संधि कहलाएंगे। जैसे देखिए तो दो स्वरों के योग से उत्पन्न विकार क्या कहलाएगी? स्वर संधि। किस प्रकार? इसके उदाहरण देखिए। इसके उदाहरण है नव आगत। नवागत। इसमें देखिए ये जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है व प्लस अ है ना, और ये आगत का पहला शब्द क्या है? यह आ। तो ये अ और आ दोनों ही क्या है? स्वर है। क्या है? ये दोनों ही स्वर है। तो दो स्वरों के योग से जो बनती है वो कौन सी संधि होती है? स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी। ठीक है? इसको एक और देखेंगे हम। यहाँ पे देखिए ये जो ध्य है ना, ये ध्य है। इसमें आ शब्द आ रहा है ना, और प्लस आ। तो ये दोनों ही क्या है? स्वर है। तो यहाँ पे दो स्वरों का मेल हुआ है और ये स्वर संधि बनी हुई है। ठीक है? ये क्या बनी है? स्वर संधि बनी है। उसके बाद अपन देखते हैं, यहाँ देखिए
तो ये जो र है इसको देखिए, र का जब उच्चारण किया गया तो क्या हुआ, र प्लस अ, और इसके साथ क्या हुआ, अम। ठीक है। अब इन दोनों को स्वर कहा गया है ना, और इन दोनों स्वरों के उत्पन्न से क्या हुआ, वीरांगना। क्या उत्पन्न हुआ, वीरांगना। यानी कि वो वीरांगना कौन सी संधि हुई, स्वर संधि हुई। क्लियर। अब इस स्वर संधि को, है ना, ये क्लियर हो गया कि दो स्वरों के योग से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। अब इस स्वर संधि को 5 प्रकार के भागों में बांटा गया है। कितने प्रकार के, 5 भागों में बांटा गया है, 5 प्रकार के भागों में। तो स्वर संधि के प्रकार, है ना, प्रकार। स्वर संधि के कितने होते हैं, प्रकार, 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। अब 5 प्रकार कौन से होते हैं, ये ठीक है। 5 में होते हैं दीर्घ, दूसरा होता है गुण, तीसरा होता है वृद्धि, ठीक है ना, फिर होती है यण, और फिर होती है अयादि। ठीक है। कितने, इस स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। कौन सी, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ठीक है। अब इनको याद कैसे रखा जाए, ठीक है। इनको एक देखा जाए तो इसके अंतर जो है वो है आ, ई, उ। यह शब्द आते हैं आ, ई, उ, यानी कि तीनों ही जो वर्ण हैं, तीनों ही जो स्वर हैं वो क्या आते हैं, दीर्घ। दीर्घ वाले आते हैं, ये दीर्घ स्वर संधि होती है ना। यह है गुण। गुण में आएगा अ, ए, ओ। ठीक है। गुण, गुण में कौन कौन से स्वर आएंगे, अ, आई, ओ। ठीक है, सॉरी, अ, ए, ओ, है ना। उसके बाद आता है वृद्धि। वृद्धि में आएगा आई, आओ। कौन कौन से आएंगे, आई, आओ। उसके बाद आती है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में आते हैं य, र, ल, व। और अयादि में आता है आय, औ, आय आदि। अब देखिए, हम देखते हैं इसको। हमने स्वर संधि पढ़ी। अब स्वर संधि को फिर से 5 भागों में विभाजित किया गया। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि जैसा कि नाम से पता चलता है कि दीर्घ, तो उसके अंदर कौन से स्वर आएंगे, दीर्घ स्वर, आ, ई, उ। उसके बाद हम दूसरे नंबर पे आते हैं, वो होता है गुण। गुण में कौन सी आती है, अ, ए, ओ। तीसरा आता है वृद्धि। ठीक है, वृद्धि में आई, ओ। यण, यण में आएगा य, र, ल, व। 5वां आता है अयादि। अयादि तो नाम से ही पता चलता है। जैसे अगर अपन अयादि का संधि विच्छेद करें तो अय प्लस आदि, यही बनता है, अय प्लस आदि। यानी कि इसमें अय, औ, आय, आओ ऐसे शब्द आएंगे। क्लियर। ये इसके क्या हो गए, 5 प्रकार हो गए, संधि के 5 प्रकार हो गए। ठीक है। अब हम इन 5 प्रकारों को डिस्कस करेंगे। स्वर संधि के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं पहला प्रकार दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ
स्वर संधि। पहले दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा पढ़ लेते हैं। ह्रस्व, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो ह्रस्व अ ई उ या ह्रस्व अ ई उ या ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ दोनों के मिलने से आ बड़ी ई और बड़ा ऊ जब आता है तो वहाँ कौन सी संधि होती है? दीर्घ स्वर संधि। इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं कि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ प्लस ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के मिलने से क्या बनता है? आ ई उ। तो वहाँ क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि होती है। क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि होती है। यानी कि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के, ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के साथ मिलने से क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि होती है। जो प्राप्त शब्द होता है वो आ ई उ हो जाता है। ठीक है, इसको अपन इस प्रकार से देखेंगे। अब ये तो आपने देख लिया, अब इसको हम कितने प्रकार से मिला सकते हैं ये देखिए। जैसे है ना, अब यहाँ पे देखिए आप कितने प्रकार से इसको मिलाया जा सकता है वो देखेंगे अपन कि अ प्लस अ इज इक्वल टू आ, अ प्लस आ इज इक्वल टू आ प्लस अ इज इक्वल टू आ प्लस आ इज इक्वल टू आ। इसी प्रकार ई प्लस ई इज इक्वल टू ई, ई प्लस ई इज इक्वल टू ई, उ प्लस ओ सॉरी ई प्लस ई इज इक्वल टू ई और ई प्लस ई इज इक्वल टू ई। उसी प्रकार उ प्लस उ इज इक्वल टू उ, उ प्लस उ इज इक्वल टू उ और उ प्लस उ इज इक्वल टू उ और उ प्लस उ इज इक्वल टू उ। तो इस स्वर संधि में ये ह्रस्व और दीर्घ के को कितने प्रकार से मिलाया जा सकता है? 12 प्रकार से। ठीक है, ये कौन कौन से? अ प्लस आ प्लस आ इज इक्वल टू आ प्लस अ इज इक्वल टू आ प्लस आ इज इक्वल टू आ, ई प्लस ई इज इक्वल टू ई प्लस ई इज इक्वल टू ई प्लस इक्वल टू ई और ई प्लस ई इज इक्वल टू ई। उसी प्रकार उ प्लस उ इज इक्वल टू उ प्लस उ इज इक्वल टू उ प्लस उ इज इक्वल टू उ और उ प्लस उ इज इक्वल टू उ। इस प्रकार दीर्घ स्वर संधि को हम कितने प्रकार से मिला सकते हैं? 12 प्रकार से। अब हम इन 12 ही प्रकार को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने अभी तक पढ़ा कि संधि के 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार में सबसे पहला आता है दीर्घ स्वर संधि। और दीर्घ स्वर संधि में ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के साथ मिलने से आ ई उ ध्वनि या आ ई उ वर्ण उत्पन्न होता है, तो उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि। और दीर्घ स्वर संधि को कितने प्रकार से? 12 प्रकार से बनाया जा सकता है। और अब हम इन 12 प्रकार को पढ़ेंगे। ठीक है,
अ प्लस पहला, 12 में कौन सा है ये? पहला। अ प्लस अ इज इक्वल टू आ। कैसे होता है वो देखेंगे, है ना। देखिए, धर्म प्लस अर्थ इज इक्वल टू क्या हुई? धर्मार्थ। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे धर्म में अ का उच्चारण हो रहा है, अर्थ अ का उच्चारण है, अ प्लस अ इज इक्वल टू आ। तो ये कौन सी हुई? धर्मार्थ। उसके बाद आएगा स्व प्लस अर्थ, तो क्या आएगा? स्वार्थ। ठीक है। यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्व प्लस अर्थी, तो वो हो जाएगा स्वार्थी, है ना। अब तीसरा होगा देव प्लस अर्चन, देवार्चन, है ना। और एक अपन देख सकते हैं देवार्चन, उसके बाद आएगा वीर प्लस अंगना, वीरांगना, मत प्लस अनुसार, मतानुसार। अच्छा, ये कुछ उदाहरण मैंने लिखे हैं दीर्घ स्वर संधि के, इसको हम देख लेते हैं कि जो है ये देखिए यहाँ पे पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, ठीक है, दोनों ही स्वर है, तो ये स्वर संधि हुई, है ना। लेकिन दोनों ही ह्रस्व है। क्या है ये? दोनों ही ह्रस्व है, और दो ह्रस्व के मिलने से एक दीर्घ वर्ण आया, तो वो कौन सी हुई? दीर्घ स्वर संधि। कौन सी हुई वो? दीर्घ स्वर संधि। देखिए, यहाँ पे अ का उच्चारण हो रहा है और यहाँ पे भी अ का उच्चारण हो रहा है, लेकिन जब हम संधि बनाते हैं इसकी, तो आ का उच्चारण हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ क्या हुई? दीर्घ स्वर संधि। इसी प्रकार यहाँ पे अ का उच्चारण हो रहा है, यहाँ पे अ का उच्चारण हो रहा है, यहाँ जाके वो आ में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या हुआ? दीर्घ स्वर संधि। उसी प्रकार यहाँ पे भी देख लीजिए, अ प्लस अ, यहाँ पे आ हो गया, यहाँ पे अ प्लस अ, यहाँ पे आ हो गया, और यहाँ पे भी अ प्लस अ क्या हो गया? आ हो गया। तो ये थी हमारी दीर्घ स्वर संधि का पहला प्रकार। ये क्या था हमारा? दीर्घ स्वर संधि का पहला प्रकार, जिसमें अ और अ मिलकर क्या बन जाते हैं? आ बन जाते हैं। अब हम दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा अ प्लस आ इज इक्वल टू आ। अभी हमने क्या पढ़ा था? अ प्लस अ इज इक्वल टू आ। अब हम पढ़ रहे हैं अ प्लस आ इज इक्वल टू आ। अब देखिए, यहाँ पे हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं इसके। देव वालय, देवालय, देव आगमन, देवागमन। उसके बाद नव आगत, नवागत। सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह। शिव, शिव प्लस आलय, शिवालय। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने दीर्घ स्वर संधि की दूसरा जो प्रकार होता है
वो दूसरा जो स्वरों का मेल होता है अ प्लस आ इज इक्वल टू आ, उसके कुछ उदाहरण लिखे हैं जो हम समझेंगे कि व में हम अ का उच्चारण करते हैं अ प्लस आ, तो यहाँ जाके क्या हो गया आ। देव प्लस आलय इज इक्वल टू देवालय। यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे उच्चारण हो रहा है अ का और यहाँ पे आ का, तो देवागमन आ का उच्चारण हुआ। उसी के बाद हम यहाँ देखेंगे व में हमने अ का उच्चारण किया और आ, तो अ प्लस आ इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया आ, और यहाँ पे भी अ प्लस आ इज इक्वल टू आ। और शिव प्लस आलय, तो क्या हुआ शिव का व और आलय का आ, तो क्या हुआ शिवालय। ठीक है, तो हमने यहाँ दीर्घ स्वर संधि का दूसरा प्रकार पढ़ा। कितना प्रकार? दूसरा प्रकार। अ प्लस आ इज इक्वल टू क्या हुआ आ हुआ, क्या हुआ अ प्लस आ इज इक्वल टू आ, है ना। तो हमने दूसरा पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे तीसरा। तीसरा पढ़ेंगे हम। अब तीसरा प्रकार कौन सा था? आ प्लस अ इज इक्वल टू आ। ठीक है, मतलब जो पहला वर्ण है, पहला शब्द है, उसका अंतिम वर्ण क्या होगा? आ होगा, और दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण अ होगा, तो दोनों को मिलके कौन सा स्वर हो जाएगा? आ स्वर हो जाएगा। आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला परीक्षा अर्थी, तो ये हो गया परीक्षार्थी। ठीक है, उसके बाद रहेगा सीमा, अंत, सीमांत, दिशा प्लस अंतर, दिशांतर, यहाँ आएगा रेखा प्लस अंश, रेखांश। ठीक है, तो ये हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे तीसरा प्रकार देख रहे हैं, और तीसरा प्रकार कौन सा है? आ प्लस अ इज इक्वल टू आ। ठीक है, तो यहाँ देखिए परीक्षा जब हमने लिखा तो परीक्षा का अंतिम वर्ण क्या उच्चारित हो रहा है? आ, और इधर क्या हो रहा है? अ, तो आ प्लस अ इज इक्वल टू क्या हुआ? आ, है ना। ये हमारा दीर्घ स्वर संधि का तीसरा प्रकार है। उसी प्रकार सीमा का अंतिम जो वर्ण है वो आ था, और आ प्लस अ इज इक्वल टू क्या हुआ? आ। इसी प्रकार दिशा का अंतिम वर्ण आ हुआ, आ प्लस अ इज इक्वल टू आ, और आ प्लस अ इज इक्वल टू आ। तो ये हमने दीर्घ स्वर संधि का कौन सा प्रकार देखा? तीसरा प्रकार देखा, जिसमें आ प्लस अ क्या होता है? आ होता है। ठीक है, अब हम इसका चौथा प्रकार देखेंगे। चौथा प्रकार कौन सा होता है वो देखिए। सबसे पहले हमने पढ़ा अ प्लस अ, फिर उसके बाद पढ़ा अ प्लस आ, उसके बाद पढ़ा है आ प्लस अ, और हम चौथा पढ़ेंगे आ प्लस आ इज इक्वल टू आ। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। अब पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ होगा और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आ होगा, तो वो क्या होगा? आ होगा। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं हम। महा, आनंद, महानंद, विद्या, आलय, विद्यालय, महा,
आत्मा, तो क्या हुआ महात्मा। और उसी प्रकार महाविद्या महा वार्ता प्लस आलाप वार्ता लाप। अब देखिए यहाँ पे इसके कुछ उदाहरण लिखे गए हैं। यहाँ पे इस वाली दीर्घ स्वर संधि के चौथे प्रकार के कुछ उदाहरण लिखे गए हैं। वो कैसे हैं देखिए, आ प्लस आ इज इक्वल टू आ। तो महा के उच्चारण में हमारा आ का उच्चारण हो रहा है और आनंद में आ का उच्चारण हो रहा है। तो आ प्लस आ क्या हुआ, आ हुआ। उसी प्रकार विद्या का आ और आलय का आ मिलकर क्या हुआ, यहाँ पे आ हुआ। महा और आत्मा का आ, तो आ प्लस आ क्या हुआ, आ हुआ। और वार्ता का आ और आलय आलाप का आ, तो वार्तालाप में क्या हुआ, आ हुआ। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, संधि की परिभाषा, संधि विच्छेद, संधि के भेद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि की परिभाषा पढ़ी और स्वर संधि के बाद हमने संधि के प्रकार पढ़े। कौन कौन से थे, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि के होते हैं 12 प्रकार, जिसमें से हमने आज 4 पढ़ लिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।